हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबेक्स व्यू। पिछले कुछ वीडियोस से मैंने आपको बंगाल के विभाजन जो 1905 में हुआ था उससे लेकर के 1919 तक के सारे इवेंट्स को डिटेल में पढ़ाया है। इसी बीच मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी इंडिया में 1915 में आएंगे। इस महात्मा गांधी के जर्नी को मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि जब वो इंडिया में आएंगे 1915 में, उसके पहले तक जो वो 1883 में साउथ अफ्रीका जाएंगे, वहाँ उन्होंने वहाँ की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ क्या क्या स्ट्रगल्स किए, उन्होंने क्या लेसन सीखा और इंडिया में आकर के वो कैसे उसे यूज़ करते हैं। एक सेपरेट वीडियो में कवर है, आप इसे ज़रूर देखिएगा, आपको एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। फिर 1915 के बाद जब वो इंडिया आते हैं और इंडिया में वो 1919 तक कौन कौन से मेजर इवेंट्स और मेजर रिफॉर्म्स में पार्टिसिपेट करेंगे या लीड करेंगे, हम आज की इस वीडियो में उसे पढ़ेंगे। मैं आपको हर एक इवेंट को टाइमलाइन से पढ़ा रहा हूँ और हर एक इवेंट्स के डिटेल में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उसे बता रहा हूँ, और साथ साथ हर एक टॉपिक का जो यूपीएससी और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसे भी पॉइंट आउट करा रहा हूँ और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आएंगे। इस दिन को ही इंडिया में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1917 में गांधी जी चंपारण जाएंगे जहां वो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस का स्टार्ट करेंगे। ये 66 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर अगले साल वो अहमदाबाद जाएंगे जब वो पहली बार हंगर स्ट्राइक का मेथड यूज़ करेंगे। ये 69 बीपीएससी में पूछा हुआ है। उसी साल वो खेड़ा जाते हैं जहां वो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन का एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे। तो जो उनके बेसिक 3 टूल थे, सिविल डिसोबीडियंस, हंगर स्ट्राइक और नॉन कॉपरेशन, वो उसे एक्सपेरिमेंट के रूप में इन तीनों जगह पर यूज़ करेंगे। आप देखेंगे कि वो इन तीनों एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इन तीनों एक्सपेरिमेंट में सक्सेस को देखते हुए वो पैन इंडिया सत्याग्रह का लॉन्च करेंगे, लेकिन उस समय लोगों को सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट और मेथड क्लियर नहीं होगा, जिसकी वजह से ये वॉयलेंट हो जाता है। उसी बीच रॉलेट एक्ट पास होता है जिसे हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, और उसी बीच इसका कॉन्सिक्वेंस जलियांवाला बाग मैसेकर के रूप में हमारे सामने आएगा। उसके बाद 1920 में खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा गांधी जी के द्वारा। चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद गांधी जी विड्रॉ कर लेते हैं और ये विड्रॉ बारडोली में होता है, इसीलिए बारडोली रिट्रीट इसे कहा जाता है। इस बात से कांग्रेस में फिर से विभाजन होगा, प्रो चेंजर्स वर्सेस नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स में वो होंगे जो गांधी जी के इस फैसले से नाखुश रहते हैं, जिसमें सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, एनसी खेलकर और अजमल खान जैसे लोग रहेंगे, जो कि स्वराज दल का गठन करेंगे। स्वराज दल का गठन ये गया सेशन के बाद होता है। गया सेशन के बाद होता है। नो चेंजर्स में आपका सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, इस टाइप के लोग रहेंगे। ये सब हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को जानते हैं। ये फोटो उस वक्त का है जब गांधी जी इंडिया में आते हैं 1915 में। उस समय वो ये गांधी जी हैं। उस समय गांधी जी सेमी वेस्टर्न ड्रेस में रहेंगे। सेमी वेस्टर्न ड्रेस में वो इसलिए रहेंगे क्योंकि जब वो साउथ अफ्रीका से आते हैं तो इंडिया के लोगों का कंडीशन वो प्रत्यक्ष अपने आंखों से नहीं देखते हैं, और इंडिया में आने के बाद वो 1 साल तक कोई भी पॉलिटिकल इवेंट में अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जब तक वो चीज़ों को डिटेल में नहीं जानेंगे तब तक वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और फिर वो ऑल इंडिया का टूर करते हैं जहाँ वो लोगों को देखते हैं कि वो अत्यंत गरीबी में रह रहे हैं, उनके पास पहनने को कपड़े तक नहीं हैं। इसीलिए हम देखेंगे कि गांधी जी उनके जैसा बनने के लिए, ताकि वो उन लोगों में विश्वास पैदा कर सके कि वो उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, उनके जैसे ड्रेस में आ जाएंगे। आइए देखते हैं उसके बाद के प्रोग्रेस का। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल कर रहे थे तो इंडिया से गोपाल कृष्ण गोखले जाते हैं और वहाँ की कॉलोनियल गवर्नमेंट से बात करते हैं और एक नेगोशिएशन करवाते हैं। उसके बाद 1908 में जब गांधी जी को पहली बार जेल में भेजा जाएगा साउथ अफ्रीका में, तो गोपाल कृष्ण गोखले इंडिया में लोगों को अवेयर करेंगे और यहाँ के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग से बात करेंगे। लॉर्ड हार्डिंग भी साउथ अफ्रीका में हो रहे अत्याचार को कंडेम करेंगे। और उसके बाद फाइनली 1915 में साउथ अफ्रीका की कॉलोनियल गवर्नमेंट सारे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हटाने के लिए रेडी हो जाती है। इसी वजह से गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना पॉलिटिकल गुरु एक्सेप्ट करेंगे। पॉलिटिकल गुरु गोखले भी गांधी के स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं और वो गांधी जी के बारे में 2 लाइनें कहते हैं जब वो इंडिया में आए थे। इन 2 लाइनों से आप समझेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले का गांधी के लिए क्या व्यू था। पहला वो कहते थे कि ही इज़ मेड ऑफ स्टफ विच हीरोज एंड मार्टियर्स आर मेड। वो ऐसे तत्व से बने हैं जिससे हीरोज और जो शहीद होते हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट वो गांधी जी को डिस्क्राइब करेंगे कि ही हैज़ पावर टू टर्न ऑर्डिनरी मैन अराउंड हिम इनटू हीरोज एंड मार्टियर्स। गांधी जी के पास ये क्षमता है कि उनके आसपास जो साधारण व्यक्ति हैं उन्हें वो हीरोज और शहीदों में बदल सकते हैं। तो ये गांधी जी की तारीफ में ये सारी बातें गोपाल कृष्ण गोखले कहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि गांधी जी 1 साल के लिए पूरा कंट्री का टूर करते हैं, वो जहां इंडियंस का कंडीशन खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे।
और उसे एनालाइज करके अपने स्ट्रैटेजी को डिवेलप करते हैं। फाइनली 1916 में जब लखनऊ सेशन में वो आएंगे तो वहाँ पे उनसे बिहार के दो लीडर्स मिलेंगे जिनका नाम होगा राजकुमार शुक्ल, और वो उन्हें चंपारण आने को कहेंगे। बिहार के चंपारण में उस समय वहाँ के किसान नील की खेती से परेशान रहेंगे। नील की खेती की अगर इतिहास की बात करें तो नील की खेती पहले बंगाल में स्टार्ट हुई थी, जहाँ उसके बढ़ते अत्याचार के खिलाफ इंडिगो रिवोल्ट या नील का विद्रोह भी हुआ था 1859 से 1860 के बीच में। इसी नील के इस विद्रोह को दिखाने के लिए या इसे लोगों तक साझा करने के लिए दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाम की पुस्तक लिखी थी। ये यूपीएससी और बीपीएससी में कई बार पूछा हुआ है। नील की खेती करने वाले 1880 तक हम देखेंगे कि अपने फैक्ट्री ओनर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ तोड़ते हैं, काम करने से वो मना कर देते हैं, और इतना विद्रोह देखते हुए वहाँ के जो नील के मिल ओनर्स होंगे वो वहाँ बंगाल से बिहार की ओर शिफ्ट करेंगे, और इसी तरह बिहार में नील की खेती की शुरुआत होती है। चंपारण वो जगह होगा जहाँ गांधी जी अपना पहला सिविल डिसओबीडियंस लॉन्च करेंगे। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, मैंने ऊपर भी आपको बताया। तो क्या कारण थे जिससे चंपारण के लोग इतने व्यथित थे? पहला, वहाँ जो ब्रिटिशर्स थे और यूरोपियन प्लांटर्स थे वो उन्हें बहुत परेशान, हरास और ऑपरेस करते थे। और ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों ने विद्रोह नहीं किया, उन्होंने 1867 में पहली बार और दूसरी बार 1907 से 1908 में दो बार रिफ्यूज़ किया था नील की खेती करने से, लेकिन चूंकि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं था, कोई समर्थन नहीं था, इसलिए उन्हें जबरन उनसे नील की खेती करवाई जाती थी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा कि जो प्राइस था वो एरिया पे फिक्स किया हुआ था, लैंड के एरिया पे, नॉट ऑन द वॉल्यूम पे नहीं। ये इसलिए उन्होंने किया था ताकि रैयत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में नील की खेती करे। इसे आप समझिए कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर के 2 लैंड है, अगर एक किसान इसमें 5 केजी उगा रहा है नील और एक 50 केजी, तो दोनों को ब्रिटिशर्स पैसा एक ही बराबर देते थे, मान चलिए 100 रुपीज़। लखनऊ सेशन में जब गांधी जी से ब्रज किशोर और राजकुमार शुक्ल मिलते हैं तो वो उन्हें चंपारण आने के लिए इनवाइट करते हैं, और इस तरह बिहार में गांधी जी की एंट्री होती है। गांधी जी के चंपारण के सत्याग्रह को हम एक टाइमलाइन के माध्यम से पढ़ेंगे। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पहली बार बिहार की धरती मुजफ्फरपुर में आएंगे। वहां पहुंचते ही वो नील के किसानों के बारे में जानेंगे और तुरंत वहां के जो कमिश्नर होंगे तिरहुत डिवीजन के, उन्हें पत्र से पत्राचार करेंगे। नोटिस प्राप्त होते ही वहां के कमिश्नर उन्हें जल्द से जल्द चंपारण छोड़ने को कहेंगे। 15 अप्रैल को हम देखेंगे कि वो चंपारण पहली बार जाते हैं और कमिश्नर का वो जवाब ऐसा देते हैं कि वो चंपारण से नहीं जाएंगे, वो अपने इस डिसओबीडियंस का पेनाल्टी भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक वो नील की खेती कर रहे किसानों से मिल नहीं लेते, उन पर स्टडी नहीं कर लेते, वो नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर 18 अप्रैल को उन्हें फिर से एक समन भेजा जाता है कि उन पर केस किया गया है। इसके लिए वो कोई डिफेंस नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। उस समय ये मुद्दा बहुत भड़क रहा था, इसलिए ब्रिटिशर्स इसे इशू नहीं बनाना चाहते थे। ब्रिटिशर्स भी उनके जवाब से तंग थे और उन्होंने कोई भी केस करने का डिसीजन नहीं लिया। इसी बीच हम देखेंगे कि वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल एडवर्ड गेट के द्वारा एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई जाएगी। चंपारण एग्रेरियन कमेटी में गांधी जी को भी एक मेंबर बनाया जाएगा और ये कमेटी 4 अक्टूबर 1917 को अपना रिपोर्ट सबमिट करती है। जैसे कि मैंने बताया कि गांधी जी भी इसमें एक मेंबर होंगे और ये प्रश्न 69 बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने वीडियोज़ में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसे हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चलते रहे कि कहाँ इंपॉर्टेंट बातें हमें याद रखनी है। और फाइनली नेक्स्ट ईयर 1 मई 1918 को चंपारण अग्रेरियन एक्ट को पास किया जाता है। चंपारण अग्रेरियन एक्ट में इस कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उन बातों को मोस्टली विदाउट एनी क्रॉस एक्सेप्ट कर लिया जाता है। चंपारण एग्रेरियन कमेटी क्या सजेस्ट करती है उसे हम आगे देखेंगे। महात्मा गांधी के इस चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ जो लोग एसोसिएटेड थे उन्हें देख लेते हैं। ये 68 बीपीएससी में पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी के चंपारण के सत्याग्रह के टाइम उनके साथ कौन नहीं थे। उनके साथ बिहार से राजेंद्र प्रसाद थे और अनुग्रह नारायण सिंह थे। मजरूल हक होंगे, ये आपको प्रेसिडेंट के रूप में दिखेंगे ऑफ होम रूल इन बिहार। गुजरात से उनके साथ 2 लोग आते हैं, पहला जेबी कृपलानी और दूसरा नरहरि पारेख। गांधी जी का चंपारण में सत्याग्रह चल रहा होता है तो उस समय बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन उनके इस सत्याग्रह का अपोज करती है। वो ब्रिटिशर्स के साथ रहती है क्योंकि इनका मेजर इकोनॉमिक लॉस होने जा रहा था। जो मैंने बताया एलजी एडवर्ड गेट के अध्यक्षता में जो चंपारण अग्रेरियन कमेटी बनी थी, उनके जो रिकमेंडेशन थे वो आप जान लीजिए, और यही चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 में पास किया जाता है। इस कमेटी ने 3 कठिया सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कहा था। 3 कठिया सिस्टम वो है कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होते हैं और इस 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना आवश्यक था। तो ये 3 कठिया सिस्टम है, ये भी 65 बीपीएससी में पूछा हुआ है।
जो मिल फैक्ट्री रैयत से एक्स्ट्रा 25% टैक्स लिए थे वो उन्हें रिटर्न कर दिया गया। अबाब नाम का एक इलीगल सेस लिया जाता था, इसे अबॉलिश कर दिया गया। और जो अग्रीमेंट अब होगा इंडिगो की खेती करने के लिए, वो फार्मर्स के लिए कंपलसरी नहीं बल्कि वॉलेंट्री होगा। अगर वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। और जो टर्म होगा वो मैक्सिमम 3 ईयर्स का होगा। 3 ईयर्स से ज़्यादा का बॉन्ड नहीं हो सकता। चंपारण में हुई जीत इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में सिद्ध होगा। इसके कुछ सिग्निफिकेंस थे जिसे हम देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस, ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था और दूसरी बार ये 1930s में लॉन्च होगा, जब लखनऊ सेशन के बाद, लखनऊ सेशन जिसकी प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू होंगे, वो गांधी जी को फुल पावर देंगे कि आप नेशन वाइड एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट कीजिए। और गांधी जी एक 11 पॉइंट अल्टीमेटम देंगे ब्रिटिशर्स को। इस 11 पॉइंट अल्टीमेटम का एक डेडलाइन होगा जिसे फॉलो नहीं करने के बाद गांधी जी दांडी मार्च करेंगे और सॉल्ट पे जो उस समय मोनोपोली था उसे वो ब्रेक करेंगे और इसी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो गांधी जी का एंट्री था फ्रीडम स्ट्रगल में, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और चंपारण सत्याग्रह पहला ऐसा मूवमेंट होगा जहां मास पार्टिसिपेशन दिखेगा। ये यूपीएससी में पूछा हुआ है और यही मोस्ट यूनिक फीचर है चंपारण सत्याग्रह, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है। सारा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराया हुआ है, आप जरूर जाके देखें। उसके बाद अगले साल वो 1918 में अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद जहां मिल के वर्कर्स और फैक्ट्री ओनर्स के बीच में विवाद होगा, यहाँ गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक का यूज़ करेंगे ताकि मिल वर्कर्स को इंसाफ दिलाया जा सके। तो इशू वहाँ का प्लेग बोनस होगा। उस समय अहमदाबाद और बॉम्बे के रीजन में हम देखेंगे प्लेग फैला रहता है और उसके बोनस को लेकर के मिल ओनर्स और मिल के वर्कर्स में टसल चलते रहता है। अम्बालाल साराभाई जो महात्मा गांधी के फ्रेंड होंगे, वो उन्हें बुलाते हैं अहमदाबाद में। ये खुद एक मिल ओनर होंगे। तो मुद्दा ये था कि मिल ओनर वर्कर्स को 20% बोनस देना चाह रहे थे, लेकिन वर्कर्स 35% बोनस के लिए अड़े हुए थे। महात्मा गांधी इस बार वर्कर्स के साथ रहेंगे और कंटिन्यूसली मिल ओनर से बात करेंगे। मिल ओनर्स अपने 20% के डिमांड पे अडिग रहेंगे और गांधी जी वर्कर्स की डिमांड 35% के साथ अडिग रहेंगे। और इस टसल को कहीं सॉल्व होता हुआ ना देख गांधी जी फास्ट पे चले जाते हैं या भूख हड़ताल पे चले जाते हैं। गांधी जी को भूख हड़ताल पे जाता देख फैक्ट्री ओनर्स पे प्रेशर बढ़ता है और वो तैयार हो जाते हैं कि इस इशू को वहाँ के ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट में लेके जाया जाए। कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो वर्कर्स के 35% के डिमांड को वो सही बताती है और इस प्रकार दूसरी बार गांधी जी की जीत होती है और वर्कर्स को 35% प्लेग बोनस मिलता है। इन दोनों सक्सेस के बाद गांधी जी उसी वर्ष खेड़ा जाएंगे और खेड़ा में वो पहली बार नॉन कॉपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। अपने इन तीनों चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में हुए सत्याग्रह का सक्सेस देखते हुए गांधी जी ऑल इंडिया एक सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, जिसके नेचर और कैरेक्टर को ना समझने के कारण ये वॉयलेंट हो जाता है। इसके बाद रॉलेट एक्ट आता है और ये कारण बनता है जलियांवाला बाग का। इस नॉन कॉपरेशन को सक्सेस को देखते हुए गांधी जी पैन इंडिया 1920 में लॉन्च करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और इसे 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद वापस ले लेंगे, जिसे बारडोली रिट्रीट कहा जाता है। और बारडोली रिट्रीट के बाद नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स के बीच में कांग्रेस बढ़ जाती है। ये हम आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो खेड़ा में क्रॉप का फेलियर हो जाता है, फसल सूखा के कारण नहीं हो पाता है और वहाँ जो उस समय रेवेन्यू कोड एप्लीकेबल था उसमें ये था कि अगर क्रॉप का फेलियर 25% से ज़्यादा होता है या अगर नॉर्मल यील्ड से 25% कम क्रॉप होता है तो जो टोटल टैक्स था वो रिमिस कर दिया जाएगा, यानी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्रॉप फेलियर के बावजूद किसानों से टैक्स लेना चाहती थी, लेकिन और रेवेन्यू कोड का उल्लंघन कर रही थी। वल्लभ भाई पटेल भी इस मूवमेंट में ज्वाइन करते हैं। वल्लभ भाई पटेल को हम देखेंगे कि बारडोली सत्याग्रह के बाद सरदार का टाइटल दिया जाएगा और उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाएगा। महात्मा गांधी पीजेंट के साथ रहते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप फाइट अनटू डेथ, अपने मरते दम तक आप लड़ते रहिए लेकिन टैक्स मत भरिएगा। और रेडी किसान प्लेग, हाई प्राइसेस और ड्रॉट के वजह से थके रहते हैं और उनकी एनर्जी कम होती रहती है, परंतु गांधी जी के कंटिन्यूस मोटिवेशन और टैक्स नहीं पे करने के नॉन कॉपरेशन के साथ ब्रिटिशर्स पे दबाव बढ़ते जाता है और फाइनली गवर्नमेंट रेडी होती है कि रेवेन्यू सिर्फ उन्हीं से लिया जाए जो टैक्स पे कर सकते हैं या जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं। और महात्मा गांधी गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद अपना मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं और ये एक मेजर ब्लो होता है टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इसके बाद गवर्नमेंट रॉलेट बिल लेकर के आती है। रॉलेट उस व्यक्ति का नाम होगा जिसने इस बिल का स्ट्रक्चर बनाया था। ये बिल को आसान भाषा में समझे तो ना वकील ना दलील के नाम से भी जाना गया था, क्योंकि इस बिल के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल पर्सन को विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन कोर्ट उन्हें जेल में डाल सकती थी। इसीलिए इसे ना वकील और ना दलील के नाम से जाना गया था। ये इंडियंस के सिविल लिबर्टी राइट्स का घोर उल्लंघन था।
इसको देखते हुए महात्मा गांधी सजेस्ट करेंगे कि एक सत्याग्रह लॉन्च किया जाए। इस सत्याग्रह में होम रूल लीग के सारे लोग ज्वाइन करते हैं। होम रूल लीग मैंने इसके पहले वीडियो में बताया हुआ है कि 2 लोगों के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, पहला बाल गंगाधर तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। और बाद में इस मूवमेंट की सक्सेस को देखते हुए कई लोग इसमें ज्वाइन करेंगे, जैसे मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू, बुल्ला भाई देसाई, लाला लाजपत राय, इवन मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें ज्वाइन करते हैं। ये सारे लोग फिर इस सत्याग्रह में भी गांधी जी के साथ आएंगे। और फाइनली एक गांधी जी के द्वारा एक डेट फिक्स किया जाएगा, 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी एक डेट रखेंगे सत्याग्रह लॉन्च करने का। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये सत्याग्रह वर्ड पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस होगा। लोगों को इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा और कैसे सत्याग्रह करना है उसका कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा। इसके वजह से हम देखते हैं कि दिल्ली में एक हड़ताल ऑर्गेनाइज किया जाएगा 30 मार्च को ही। ये डेट के कन्फ्यूजन के चलते होता है। लोग ये बात नहीं जानेंगे कि सत्याग्रह का मतलब नॉन वायलेंस होता है और वो लोग स्ट्रीट पे वायलेंस पे उतर जाते हैं। इसी को देखते हुए अमृतसर और लाहौर में वायलेंट बहुत हद तक बढ़ जाता है, जहां महात्मा गांधी वहां के लोगों को समझाने जाते हैं, लेकिन वहां के गवर्नर उन्हें उस एरिया में एंटर नहीं करने देते हैं। उनके खुद के क्षेत्र गुजरात और बॉम्बे में भी वायलेंस बहुत हद तक बढ़ जाता है। और ये सब बढ़ने का कारण इसलिए था क्योंकि लोगों को सत्याग्रह का रियल मतलब जो गांधी जी के माइंड में था वो उनको नहीं पता था। और फाइनली हम देखेंगे कि 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में 2 लोग सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल अरेस्ट हो जाते हैं। ये अरेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ये टाउन हॉल पे अटैक कर देते हैं, पोस्ट ऑफिस को पे अटैक कर देते हैं और टेलीग्राफ की लाइन को कट कर देते हैं। इसको देखते हुए इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। पंजाब में सिचुएशन बहुत वायलेंट हो जाता है, इसलिए वहाँ पे आर्मी बुलाई जाती है और आर्मी के जो हेड जनरल डायर होंगे वो IPC 144 यूज़ करते हुए वहाँ पे कोई भी पब्लिक मीटिंग और असेंबली नहीं करने की ऑर्डर निकाल देते हैं। इस ऑर्डर का उल्लंघन 13 अप्रैल 1919 को होता है, जब बैसाखी के दिन लोग जलियांवाला मैदान में इकट्ठा होते हैं। लोग पीसफुली इकट्ठा होते हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रहता है, लेकिन जनरल डायर इसे अपने ईगो पे ले लेते हैं और अपने आदेश का उल्लंघन मानते हैं। और इसीलिए वो एक रेक्टेंगल ग्राउंड जहां चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग थी और एक कुआं था और जिसका सिर्फ एक एंट्रेंस था, उसे ब्लॉक कर देते हैं और लोगों पे गोलियां चलाने का ऑर्डर दे देते हैं। इस दर्दनाक घटना में 350 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा इससे भी ज़्यादा है। इस वायलेंट घटना से पूरा देश सन्न हो जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड का उपाधि लौटा देते हैं और महात्मा गांधी अपने केसरे हिंद की उपाधि को भी लौटा देते हैं। और फाइनली 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ये पूरा मूवमेंट वापस ले लेते हैं। इस बार हमने देखा कि गांधी जी जब इंडिया में आएंगे तो वो कैसे अपने पहले 3 सत्याग्रह के सक्सेसफुल होने के बाद एक ऑल इंडिया सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, लेकिन उसका वायलेंट हो जाने के बाद वो उसे विड्रॉ कर लेंगे। आगे हम देखेंगे कि कैसे खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन वो फिर से लॉन्च करते हैं, जब वो सत्याग्रह का रियल मीनिंग लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद चौरी चौरा का इंसिडेंट के बाद वो मूवमेंट को वापस ले लेंगे। तो इस वीडियो में हमने 1915 से लेकर 1919 तक की सारी मूवमेंट्स को देखा। अगले वीडियो में हम इस पार्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जहां मैं आपको UPSC और BPSC में आए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाऊंगा और उसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, जहां मैं आपको 70वीं BPSC की संपूर्ण तैयारी करा रहा हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।